नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान की तरफ से सीजीपीएससी प्री और व्यापम के विभिन्न एग्जाम के लिए वीडियो श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी कड़ी में मैं आज साइंस के एक बार एमसीक्यूज को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे संस्थान की तरफ से राज्य स्तरीय सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 चरणों में होगा। कुल टेस्ट यहाँ पर 50 होंगे, जिसमें जीएस से संबंधित 31 टेस्ट शामिल है। वहीं सी सेट से संबंधित 19 टेस्ट शामिल है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा आपको उपलब्ध है। कहीं से भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको तत्काल स्कोर और रिजल्ट जानने की भी सुविधा मिलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। पहला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान डैश के संचयन से हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। होता क्या है तो देखिए, जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो संबंधित अंग में जहां पर प्रेशर पड़ता है वहां ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाती है, और जैसी ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से वहां पर लैक्टिक अम्ल का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे संबंधित अंग में दर्द और ऐंठन होना शुरू हो जाता है। प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एक सामान्य बच्ची के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र डैश होते हैं। कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मां से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से एक एक्स गुणसूत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं, जिसमें अगर हम संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र। वहीं लिंग गुणसूत्र के बारे में हम बात करें तो 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र का कहलाता है, जिसमें नर में XY से हम इसको दर्शाते हैं, वही मादा में XX से दर्शाते हैं। जब नर एवं मादा से XX गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, तब होने वाली जो संतान होती है वो लड़की होती है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर बात हो रही है हमारे शरीर में मौजूद हड्डियों को किस नाम से और जानते हैं। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डियां। अगर हम बात करें विभिन्न हड्डियों के बारे में, तो मानव चेस्ट के बीचों बीच जो वी शेप की हड्डी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। अगर हम बात करें हमारे जबड़े में उपस्थित हड्डी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। अलग अलग अंगों पर उपस्थित हड्डियों के नाम भी अलग अलग है। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया जनित रोग। दिए गए प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर जो होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये आंत्र ज्वर को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, जिसको सामान्य रूप में हम लोग बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को ही आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो शरीर में तीव्र ज्वर रहता है, शरीर में ऐंठन होती है, उल्टी और दस्त की समस्या रहती है। इसलिए हमारा जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? गिल्स नहीं होते, उसको हमें बताना है।
गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल। वेल जो है एक स्तनधारी जीव है जिसमें सांस लेने के लिए, श्वसन संबंधी प्रक्रिया करने के लिए नाक और फेफड़े मौजूद है। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर गिल्स होते हैं जो श्वसन में इनकी सहायता करते हैं। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? हमें विटामिन का नाम बताना है, कौन सा विटामिन है। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जो है बनता है। जब कहीं पर भी चोट लगता है, चोट लगने पर वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, थक्का बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और फाइनली एक चेन का शुरुआत होता है और वहां पर क्लॉटिंग शुरू हो जाता है। जब थक्का बनता है तो संबंधित अंग में खून का जमाव हो जाता है और खून का बहाव रुक जाता है। वही अगर हम बात करें शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो शरीर के अंदर जो है हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांग में से किसे एक कोशिका के आत्महत्या की थैली के रूप में जानते हैं? हमें सभी को पता है कि इसका आंसर जो है लाइसोसोम होगा। यहां पर लाइसोसोम करता क्या है ये जानना जरूरी है। कोशिका के अंदर जब इसके कोशिकांग की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जब बाहरी बैक्टीरिया या वायरस इस पर एंट्री लेते हैं, तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक प्रकार से पाचक एंजाइम की तरह कार्य करता है और संबंधित बैक्टीरिया या वायरस या मृत पड़े कोशिकांग को खा जाता है। इससे ये क्या करता है, कोशिका की सुरक्षा करता है। कभी जब ये पूरी तरह से कोशिकांगों का भक्षण कर जाता है तो उससे कोशिका की ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोग इसको आत्मघाती थैला या सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा एक फ्लू से संबंधित डिजीज है जो होता है वायरस के कारण और ये बहुत ही सामान्य बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियां विरंजन का कारण क्या है? प्रवाल भित्तियों के विरंजन या इसके नष्ट होने का सबसे प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप क्या होता है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और समुद्र के टेम्परेचर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जो प्रवाल भित्तियां है उनके जीवन में खतरा उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वो नष्ट होने लगे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में जीव जंतु वायु से कौन सी गैस उपयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया जीव के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है जो एटीपी के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है? पादपों में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में अवशोषित होता है। इसको अवशोषित करने के लिए एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं ये लेग्यूमिनेसी या दलहनी कुल के पौधे के जड़ों में सामान्यतः मिलता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है? प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अम्लीय वर्षा क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है, सामान्यतः हमें पता है कि पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 है मतलब ये उदासीन है, ना तो इसमें अम्लीयता की मात्रा होती है ना ही क्षारीयता की। लेकिन जब किन्हीं कारणवश 5.5 से 5.6 तक इसका पीएच वैल्यू पहुंच जाता है, तब इस कंडीशन में हम बोलते हैं पानी जो है अम्लीय हो गया है, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं हरे पौधे? विषमपोषी, स्वयंपोषी, मृतोपजीवी या अपघटक। यहाँ पर हरे पौधे स्वयंपोषी होते हैं, हम सभी जानते हैं, ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाता है। भोजन बनाने के प्रोसेस में एक बहुत ही लंबी श्रृंखला होती है। जैसे अगर हम बात करें प्रकाश अभिक्रिया, और एक होती है अंधकार अभिक्रिया। ये दोनों क्रिया जो होती है पौधे के हरे पार्ट में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग एटीपी और एनएडीपी के रूप में जानते हैं। ये एक प्रकार से ऊर्जा है जो आगे चलकर ग्लूकोज के अणु का निर्माण करेगा। तो ये जो ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है, यही सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे इस कार्य को स्वयं करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये स्वयं पोषी होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कैसे? तो उत्पादक पेड़ पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो फूल फल के रूप में बाकी जीवधारियों या वनस्पतियों को प्राप्त होते हैं। फिर वहां से उससे को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीवमंडल में ऊर्जा का एक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यहाँ पर नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300। वहीं अगर हम बात करें वयस्कों के बारे में तो एडल्ट में होता है 206 हड्डी। अगर हम 300 हड्डियों के बारे में बात करें तो बच्चों में इतनी हड्डियां क्यों हैं? बॉडी उनका विकासशील रहता है, डेवलप नहीं रहता पूरी तरह से। तो डेवलप होने के लिए हड्डियां जो है छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी, स्कल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा ऑप्शन बी 30। खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है, चेहरे में कितनी अस्थि होती है, ये जो है एक बेसिक प्रश्न बनाता है। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर खोपड़ी में टोटल 30 बोन जो है मौजूद है। वहीं हमारे फेशियल वाले एरिया में होता है 14 बोन, 14 हड्डी। हमारा जो टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें पूरे बॉडी में कितना है एडल्ट में, तो ये है 206। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों का निर्माण अगर हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा होता है, प्लस इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसिन प्रोटीन, और इसको एक विटामिन की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन डी। वहीं दांतों की बात करें तो दांतों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और इसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में एक स्तर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनामेल का लेयर।
इनामेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है। वही अगर हम बात करें हमारे शरीर के सबसे मजबूत हड्डी के बारे में, तो वो होता है हमारे जबड़े का हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका सही आंसर है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वृद्धावस्था में हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है, हड्डियों की डेंसिटी जो है कम होने लगता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर बढ़ने का कारण है? जल स्तर बढ़ने का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में जो जमा हुआ बर्फ है उनका पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ जमा है वो पिघल क्यों रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन जो हरित गृह प्रभाव के कारण पैदा होता है। इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, वातावरण में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में विविध परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा, विविध परिवर्तन हो रहे हैं, वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? हमारा गैसीय अपशिष्ट होगा ऑप्शन सी, लकड़ी व कोयले से जलने से निकलने वाला धुआं। जितने भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उसको हम लोग गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत रखते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? हमें स्किन कैंसर के बारे में बात करनी है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। कैंसर कैसे होता है? तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर का कारण बनता है। पराबैंगनी किरणें जो है डीएनए के सीक्वेंस को भी बदल सकता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या है, किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सड़कों के दोनों किनारों में, हाईवे या रोड पर दोनों किनारों में बहुत सारे सघन वृक्ष का स्तर लगाया जाता है 2-3 लेयर में। ये क्या करते हैं? वायु प्रदूषण प्लस ध्वनि प्रदूषण दोनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेनली इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है उपरोक्त सभी। कौन कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट, वनोन्मूलन और नगरीकरण। ये जो तीनों कारण हैं ये पर्यावरणीय ह्रास के लिए जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जनसंख्या में वृद्धि होगी, संसाधनों की आवश्यकता ज्यादा महसूस होगी। संसाधनों के लिए हम जंगलों की कटाई करेंगे, जंगलों की कटाई होगी तो धीरे से वहां नगरीकरण होगा। इसलिए ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनस्पति। वनस्पति एक जैविक घटक है क्योंकि इसके अंदर जीवन है। वही बात करें तो वायु, जल और मृदा ये भौतिक भाग है जो जीवित अंग में नहीं आते। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक जो है अपघटनकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है,
कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? आर्टिफिशियल यहां पर बताना है पारिस्थितिक तंत्र। खेत ऑप्शन सी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधों को पारिस्थितिकी में हम लोग बोलते हैं उत्पादक, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी का उपयोग करता है और अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। तो आज का श्रृंखला हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।